Bismillahirrahmanirrahim. It is the third lecture of the main topic animal systematics. Before this, in the second lecture, we had started the types or nature of taxonomic groups. In that portion, we discussed the first two types, that is monophyletic taxonomic groups and paraphyletic taxonomic group, or monophyly and paraphyly. Here this is the third type, polyphyletic groups. So what is polyphyletic group? Polyphyletic taxon, as name indicates, poly mean many ancestral lines से originate होने वाला ग्रुप, इसको हम polyphyletic ग्रुप, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें हमने जो ऑर्गेनिज्म अंदर रखे हैं उनका एक एंसेस्टर नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा एंसेस्टर की पॉसिबिलिटी होती है कि उनके एक से ज़्यादा एंसेस्टर है, या पॉसिबिलिटी होती है कि एक से ज़्यादा एंसेस्टर हो या ऑलरेडी होते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स कहते हैं, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कहते हैं। Polyphyletic taxon is composed of unrelated organism. Unrelated mean कि evolutionary point of view से वो unrelated consider होते हैं क्योंकि उनका recent ancestor different होता है. They are not sharing the recent common ancestor. They are from a different recent common ancestor. That's why they are considered as unrelated organism. That is descendant from more than one ancestor. यानी वो group of organism, वो group जो composed हो ऐसे अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से जो डिसेंडेंट हो मोर देन वन एंसेस्टर से। और अ पोलीफाइलेटिक ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंट फीचर। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन अगर याद हो, फर्स्ट लेक्चर of this topic in character and types of character we had discussed the convergent features and convergent evolution. तो वो फीचर्स, वो कैरेक्टर जो convergent evolution से यानी एनालॉगस फीचर्स की तरफ इशारा है, एनालॉगस कैरेक्टर्स की तरफ इशारा है। सो अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंट फीचर्स और हैबिट्स। फॉर एग्जांपल, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से जो रिजल्ट हुए हो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो, फॉर एग्जांपल नाइट एक्टिव प्राइमेट्स, ट्रीज, एक्टिव इंसेक्ट्स। तो ट्रीज एक जनरल नेम है, एक कैटेगरी है। अब ट्रीज में बहुत डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट फैमिलीज के प्लांट्स आ सकते हैं। साइंटिफिकली दे आर डिफरेंट, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे आर डिफरेंट, यानी क्लोजली रिलेटेड, एक रीसेंट कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करते सारे ट्रीज। लेकिन ट्री इज अ कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, ठीक, जो ये फीचर के ट्री ट्रंक वुडी होता है, इस वजह से बस ट्री कहते हैं। तो इनके प्लांट्स के शूट्स वुडी होते हैं, इस वजह से ट्रीज कहते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो उनका रीसेंट एंसेस्टर एक हो और वो सारे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजली रिलेटेड हो, लेकिन जनरली ट्रीज एक कैटेगरी है और उसको हम पॉलीफाइलेटिक कंसिडर करते हैं इस लिहाज से कि पॉलीफाइलेटिक क्योंकि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट शेयरिंग द रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। इस तरह नाइट एक्टिव प्राइमेट्स है तो बस प्राइमेट्स आगे आ जाएगा, लॉरिजेज है और टर्जियर्स है, दे आर नाइट एक्टिव प्राइमेट्स। या तो अब ये रीसेंट कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं कर रहे। इसके अपोजिट एक और एग्जांपल आप ले, नाइट एक्टिव एनिमल्स ले। तो नाइट एक्टिव एनिमल्स में आपके पास क्या आ गए, आपके पास फिशेस कुछ आ गए, आपके पास इंसेक्ट्स आ गए, आपके पास बर्ड्स आ गए, आपके पास कुछ मैमल्स आ गए। तो अब अंदाज़ा लगाए, इंसेक्ट्स, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, ये कितने अनरिलेटेड है एक दूसरे से, रीसेंट एंसेस्टर शेयर नहीं कर रहे। इंसेक्ट सिर्फ ले ले तो वो आर्थ्रोपोड है, इनवर्टेब्रेट्स है। दूसरी साइड पे बर्ड्स है, फिशेस है, ये वर्टेब्रेट है, लेकिन फिशेस का अपना रीसेंट एंसेस्टर, बर्ड्स का अपना एक रीसेंट एंसेस्टर और मैमिलिया का अपना एक रीसेंट एंसेस्टर। तो दे आर नॉट शेयरिंग अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। तो इस लिहाज से नाइट एक्टिव प्राइमेट्स या नाइट एक्टिव एनिमल्स का ग्रुप, यानी हम जब कहते हैं कि नाइट एक्टिव एनिमल्स तो ये ग्रुप बन गया। नाइट एक्टिव एनिमल में वो सारे एनिमल्स आ गए जो ज़्यादातर एक्टिविटी शो करते हैं रात के वक्त, यानी ज़्यादातर जागते रहते हैं रात के वक्त।
इसमें चूही भी आ जाते हैं, इसमें कैट्स भी आ जाते हैं, ये मुख्तलिफ। तो ये सारे अनरिलेटेड ग्रुप से ज़्यादातर, मतलब अनरिलेटेड से मुराद मेरा कि रीसेंट एंसेस्टर इनका एक नहीं होता, कॉमन नहीं होता, दे हैव अ सेपरेट रीसेंट एंसेस्टर, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड unrelated because they have a separate common ancestor, a separate recent common ancestor, not a single common recent ancestor। और इस वजह से नाइट एक्टिव प्राइमेट्स का ये ग्रुप या नाइट एक्टिव एनिमल्स का ये ग्रुप ये पॉलीफाइलेटिक कंसिडर होता है, क्योंकि वो एक एंसेस्टर से ओरिजिनेट नहीं होते। सारे नाइट एक्टिव एनिमल्स वो एक रीसेंट एंसेस्टर से ओरिजिनेट नहीं हुए, दे हैव अ सेपरेट रीसेंट एंसेस्टर। इज इट क्लियर? इस तरह ट्रीज सारे इनका एक रीसेंट एंसेस्टर नहीं है, दे हैव डिफरेंट, लेकिन ट्रीज के अंदर वो सब आ गए एक ग्रुप। ठीक है, तो जनरल सेंस में अक्सर पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स हम यूज करते फॉर अंडरस्टैंडिंग। इनकी टेक्सानमिक कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, सिस्टमेटिकली दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। और आगे हम पढ़ेंगे कि इनसफिशिएंट नॉलेज की वजह से, विद नो क्लैरिफिकेशन, एम्बिग्विटी की वजह से हमने अर्जी तौर पे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स बनाए होते। लेटर ऑन क्लैरिफिकेशन विद सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ये हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, या अर्जी तौर पे हम अपनी लर्निंग की आसानी के लिए हम बना सकते हैं, या अगर लिटरेचर में भी यूज़ करते हैं तो उसका अपना एक यूज़ होता है, सिस्टमेटिक यूज़ नहीं होता। सिस्टमेटिकली दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। The feature by which the group is differentiated from others are not inherited from a common ancestor. The feature by which the group differentiated from other are not inherited. तो बाकी ग्रुप से, यानी कौन से ग्रुप से? मोनोफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक से पॉलीफाइलेटिक ग्रुप की डिफरेंस क्या है कि दे आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यानी पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स एक जीनस है, लेट्स से उसमें हमने 5 स्पीशी रखे और पांचों के 5 स्पीशी, तभी ये इस ग्रुप ऑफ स्पीशी को, यानी जिसको हम जीनस 1 कहते हैं, जीनस 1 में हमने 5 स्पीशी रखे अंदर कि ये 5 स्पीशी, तो ये जीनस 1 पॉलीफाइलेटिक कंसिडर होगा अगर इस पांचों का एक एंसेस्टर नहीं है और वो एक रीसेंट एंसेस्टर से ओरिजिनेट नहीं हुए, तो इस जीनस को हम पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। ठीक है, या इस तरह ये आम तौर पे हम जो ग्रुपिंग करते हैं, नाइट एक्टिव प्राइमेट्स हुए तो नाइट एक्टिव प्राइमेट्स दे आर नॉट शेयरिंग द रीसेंट, इसमें जो प्राइमेट्स आते हैं लॉरिजेस और टार्जियस, they are not sharing recent common ancestor, they never originate from a recent ancestor, recent common ancestor, उनका recent ancestor different होता है। इस वजह से नाइट एक्टिव प्राइमेट्स का जो ग्रुप है वो पॉलीफाइलेटिक है, नाइट एक्टिव एनिमल्स का जो ग्रुप है वो पॉलीफाइलेटिक है। फ्लाइंग एनिमल्स का जो ग्रुप है उसमें इंसेक्ट्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, कुछ रेप्टाइल्स भी जो एक्सटेंट है वो भी आ जाते हैं, तो ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, क्योंकि इनकी एंसेस्टर रीसेंट जो एंसेस्टर है वो एक नहीं होता, वो डिफरेंट एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए होते हैं। इज इट क्लियर? इस तरह एक्वाटिक इंसेक्ट्स तो उनका अपना एक कैटेगरी है, उसके अपने एंसेस्टर्स है हर एक ग्रुप के। सो द फीचर बाय विच द ग्रुप इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम, यानी इनका डिफरेंस जो मोनोफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक से है वो ये है कि दे आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम, यानी द मेंबर्स ऑफ द पॉलीफाइलेटिक ग्रुप नेवर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक और डेफिनेशन, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स डू नॉट कंटेन द मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, they never have a recent common ancestor of all members of the group। recent common ancestor क्यों? recent मतलब पुराना तो बहुत ज़्यादा है, अगर सब एनिमल्स की बात हम करें तो सब एनिमल्स का एंसेस्टर एक है, they have a common ancestor, all the animals have a common ancestor। हम कहते हैं किंगडम एनिमिलिया ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर, जितने भी मेंबर्स है एनिमिलिया के ये सारे ओरिजिनेट हुए एक कॉमन एंसेस्टर से। लेकिन यहाँ पे वर्ड रीसेंट ये बहुत अहम है, ठीक है, रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, सबसे रीसेंट नज़दीक तरीन एंसेस्टर। ठीक, आगे डायग्राम्स में मैं समझाऊंगा। रीसेंट कॉमन एंसेस्टर से मुराद यहाँ पे ये देखे पॉलीफाइलेटिक का ये बी नंबर जो डायग्राम है, अब ये रीसेंट एंसेस्टर यानी ई और जी को अगर हम ग्रुप करें कि ये नाइट एक्टिव एनिमल्स है, ठीक है, ई और जी, और इस सब में यह नाइट एक्टिव प्राइमेट है, ये लॉरिजेस और ये टार्जियस लेट्स है, तो ई का रीसेंट एंसेस्टर क्या है? कॉमन रीसेंट कॉमन एंसेस्टर विद द डी सी है,
और जी का रीसेंट एंसेस्टर विद द एच क्या है, एफ है। लेकिन हमने ग्रुप किसका बनाया, ईजी का बनाया। डी और एच का सिस्टमेटिस्ट ने यहाँ पे नहीं बनाया, यानी जो शेडेड रीजन है, दे आर ग्रुप टुगेदर इन अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। टेक्सान 2 किससे बना है, ई और जी से। अब ई और जी का recent common ancestor कौन सा है, they are not the recent common ancestor, C is not the recent common ancestor between E and G, और F is not the recent common ancestor between E and G। C जो है वो D और E के दरमियान recent common ancestor है, G और H के दरमियान F recent common ancestor है। तो फिर E और G का recent common ancestor क्या है, B है। लेकिन आया यहाँ पे B शेडेड रीजन में इंक्लूडेड है, नहीं है, यानी हमने डायरेक्ट इसका और इसका ग्रुप बनाया है। अगर हम इसको इंक्लूड करें बी को तो फिर ये पॉलीफाइलेटिक, यानी अगर हम इस तरह करें, ये ई और जी के बजाय हम इसको इंक्लूड करें, बी को इंक्लूड करें, ठीक, बी को इंक्लूड करे, यानी इन सब का एक ग्रुप बना दिया, तो फिर इनका जो रीसेंट कॉमन एंसेस्टर है वो इसमें आ गया। ये आप देख सकते हैं, बी इज द रीसेंट कॉमन एंसेस्टर बिटवीन ई एंड जी। तो अगर ये इंक्लूडेड हुआ तो फिर ये ग्रुप पॉलीफाइलेटिक नहीं रहा। वजह क्या है कि दे हैव अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। अब ये पॉलीफाइलेटिक इधर फिर क्यों कहते हैं हम, पॉलीफाइलेटिक इस वजह से कहते हैं, ठीक, पॉलीफाइलेटिक इस वजह से कहते हैं कि पॉलीफाइलेटिक में ये ईजी सिर्फ इंक्लूडेड है, यानी यहाँ पे ये सिर्फ इंक्लूडेड है, ये दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो टेक्सान 2 में सिर्फ ईजी आते हैं, ना सी इंक्लूडेड है, ना एफ है, ना एच है, ना डी है और ना बी है। इस वजह से ये पॉलीफाइलेटिक है। अगर ये इंक्लूड कर दिया बी के साथ साथ ये सब, तो ये फिर क्या बन जाएगा, मोनोफाइलेटिक बन जाएगा, क्योंकि बी रीसेंट एंसेस्टर होगा इस पूरे ग्रुप के लिए, और ये बाकी सारे एफ जी एच सी डी ई ये सारे भी उसके साथ इंक्लूड है, और यही वाहिद इसके सारे डिसेंडेंट है। तो ये मोनोफाइलेटिक बन जाएगा जिस तरह यहाँ पे है, देखे ना। तो पॉलीफाइलेटिक वो ग्रुप जो हम ऐसे एनिमल्स का बनाते हैं जिनका रीसेंट एंसेस्टर एक नहीं होता बल्कि डिफरेंट होता है, या उस ग्रुप में रीसेंट एंसेस्टर नहीं आता उनका, ठीक। तो इसको हम पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। पैराफाइलेटिक का हमने डिटेल से बात की है उसमें, क्लियर। तो पॉलीफाइलेटिक क्या है, ग्रुप्स दैट डू नॉट कंटेन द मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द ग्रुप। यानी पॉलीफाइलेटिक ग्रुप के अंदर जो हमने मेंबर्स रखे हैं, यानी 5 स्पीशी है, और उस 5 में से 2 स्पीशी का एंसेस्टर अलहदा और 3 का अलहदा है, और यानी रीसेंट एंसेस्टर कॉमन नहीं है, तो इसको हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। दैट डू नॉट कंटेन द मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ द ऑल मेंबर्स। ये बी का मैंने एग्जांपल दिया, अगर बी इंक्लूड कर दिया तो फिर they will have our most recent common ancestor of all the member of the group। तो इससे फिर ये मोनोफाइलेटिक बन जाएगा, पॉलीफाइलेटिक। ये तभी पॉलीफाइलेटिक कहलाता है जब हम इसके अंदर जो मेंबर्स हमने रखे होते हैं, नाइट एक्टिव प्राइमेट्स है, लोरिजीज और टर्जियस है, तो ये दोनों तो नाइट एक्टिव होते हैं। इस सिमिलरिटी की वजह से, एनालॉजी की वजह से, एनालॉगस फीचर्स की वजह से हमने इसको आर्जी तौर पे एक ग्रुप बनाया है नाइट एक्टिव प्राइमेट्स का। हालांकि वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने आर्जी तौर पे बनाया है इस सिमिलरिटी की वजह से, अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए। तो इस वजह से ये ग्रुप टेक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, और दूसरा रीज़न उसका कि उनका एंसेस्टर सेम नहीं है, इस वजह से टेक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर। तो सुपरफिशियल सिमिलैरिटी, एनालॉगस फीचर्स की वजह से हमने अक्सर पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स बनाए होते हैं, 3-4 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का या स्पीशीज का, लेकिन बाद में हम वो स्प्लिट कर सकते हैं इनटू सेपरेट पैराफाइलेटिक और मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स। मेंबर्स ऑफ द पॉलीफाइलेटिक ग्रुप हैव एटलीस्ट 2 फाइलोजेनेटिक ओरिजिन। ये मैंने बताया कि कम से कम 2 फाइलोजेनेटिक ओरिजिन
हो सकते हैं, ठीक है, इससे कम नहीं। यहाँ पे आप दे सकते हैं ये, यानी अब ये अलहदा 1 2 3 4 5 6 स्पीशीज है, 7 8, तो 7 8 का अपना एक एंसेस्टर और इन 6 का अपना एक एंसेस्टर। तो इन सब को अगर हम ग्रुप करें, एक ग्रुप बनाएं, जिस तरह ये देखिए 1 से लेके 8 तक एक ग्रुप हमने बना दिया कि 1 to 8 species are grouped into fla genus या genus 1, genus 2 और genus A और genus B, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। तो अब ये जीनस पॉलीफाइलेटिक है क्योंकि 7 8 का अपना रीसेंट एंसेस्टर अलहदा और इनका अलहदा, क्योंकि सारी स्पीशी का एंसेस्टर एक नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इसको आगे फर्दर हम ट्रेस करें, फ्यूचर में स्टडीज करें और आगे हमें पता चले कि इनका जो आगे रिलेशन है ये फिर आगे एक दूसरे से एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए और इसको फिर हम इंक्लूड करें इस तरह, तो फिर ये क्या हुआ, ये मोनोफाइलेटिक बन गया। इज इट क्लियर? क्योंकि दे हैव दिस ग्रुप इंक्लूड्स अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, ये रीसेंट कॉमन एंसेस्टर लाइन है जो बाय फर्क डाइवर्ज हुआ 2 मैन लाइन में और वो फिर ये 2 में और दे। लेकिन अगर ये नहीं है, जिस तरह ये बुक वालों ने डायग्राम प्रेजेंट किया इस इमेज में, तो ये ग्रुप, ये येलो शेडेड रीजन सारा, अगर इसको हम एक जीनस कहते हैं तो वो जीनस पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। लेट्स से मैंने आपको ये एड स्पीशीज है और ये एड जेनरा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्पीशी सिर्फ हो, लेकिन स्पीशी आसान है आपकी समझने के लिए, इस वजह से मैं स्पीशी एज एग्जांपल ले रहा हूं। यानी 8 जेनरा है और इस 8 जेनरा को हमने एक फैमिली में डाल दिया और हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये एक एंसेस्टर से है और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफरेंट एंसेस्टर से हो, यानी ये 2 जेनरा इसका अपना एक एंसेस्ट्रल स्पीशी और इन 6 जेनरा का अपना एक एंसेस्ट्रल स्पीशी। तो इस वजह से फिर ये पॉलीफाइलेटिक रह जाता है, ठीक है। तो ये इंतहाई आसान है, ठीक हुआ। तो मेंबर्स ऑफ द पॉलीफाइलेटिक ग्रुप डू नॉट हैव, members of the polyphyletic group do not have members of the polyphyletic group have at least 2 phylogenetic origins, since it is impossible for a group to have more than one ancestor, most recent ancestor। इस वजह से ये अनइम्पोर्टेंट होते हैं सिस्टमेटिक्स में, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। ये मैंने स्टार्ट में भी बताया कि ये थर्ड ऑप्शन पे बनाए जाते हैं या इसका कोई अहमियत, इसकी कोई अहमियत नहीं होती सिस्टमेटिक्स में। आम स्टडीज़ वगैरह में हम जनरली स्टडीज़ आसान करने के लिए हम कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, नाइट एक्टिव प्राइमेट्स, नाइट एक्टिव एनिमल्स, फ्लाइंग एनिमल्स, ये सब ग्रुप्स से पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स है, इनकी सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स इंडिकेट्स, ये इनसफिशिएंट नॉलेज की वजह से होते हैं, ठीक है। दीज ग्रुप्स आर फाउंड टेम्परली, और ये आजी तौर पे बनाए जाते हैं, जब बाद में क्लैरिफिकेशन हो जाती है, फ्यूचर स्टडीज से साबित होता है कि दे हैव अ सेपरेट एंसेस्टर, तो इसको फिर स्प्लिट किया जाता है इनटू मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स। एग्जांपल्स क्या है पॉलीफाइलेटिक्स ग्रुप्स? ये नाइट एक्टिव प्राइमेट्स, लोरिजेस एंड टर्जियस, इसको नाइट एक्टिव प्राइमेट ग्रुप्स में अंदर ये आते हैं, लोरिजेस एंड टर्जियस। हालांकि आगे डायग्राम्स में अब क्लैडोग्राम में देखेंगे कि दे हैव अ सेपरेट रीसेंट एंसेस्टर्स, दे नेवर शेयर अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, ठीक। यानी इनका अपना एक रीसेंट एंसेस्टर, इसका अपना एक रीसेंट एंसेस्टर है। इस वजह से नाइट एक्टिव प्राइमेट्स के अंदर तो ये इंक्लूड कर दिए थे लॉरिजेस और टर्जियस को, क्योंकि ये भी नाइट एक्टिव होते हैं और ये भी नाइट में एक्टिव होते हैं। इस वजह से नाइट एक्टिव प्राइमेट के ग्रुप के अंदर तो ये आते हैं, लेकिन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन इनमें रीसेंट एंसेस्टर ये शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ, यानी दे हैव अ सेपरेट रीसेंट एंसेस्टर। लॉरिजेस का अपना एंसेस्टर रीसेंट और टर्जियस का अपना रीसेंट एंसेस्टर। इस तरह एग्नेटा, फोर्जालिस, लैम्फ्रेज एंड हैगफिशेस, एग्नेटा, फोर्जालिस, लैम्फ्रेज एंड हैगफिशेस, तो ये देखे
एग्नेता वर्ड सुना होगा एफएससी में, एग्नेता जालिस फिशेस का एक ग्रुप जिनमें जाज नहीं होते, ट्रू जाज नहीं होते, उसमें लैम्फ्रेज आते और हैग फिशेस आते। तो लैम्फ्रेज और हैग फिशेस का एक कॉमन यानी फीचर इनमें ये है कि दोनों में जाज नहीं होते, इस वजह से इनको इंक्लूड करते हैं एग्नेता ग्रुप में, कि एग्नेता ग्रुप के अंदर लैम्फ्रेज आते हैं और हैग फिशेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इन दोनों में जाज नहीं है, तो इस जाज की एब्सेंस की वजह से they are included into the agnatha। इस वजह से एग्नेता पॉलीफाइलेटिक है। वजह यह है कि लैम्फ्रे का अपना रीसेंट एंसेस्टर और हैगफिश का अपना रीसेंट एंसेस्टर, they never share a recent common ancestor। लैम्फ्रे और हैगफिशेस एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंसेस्टर से डायरेक्ट डिसेंड नहीं हुए, ठीक है। सो इनका रीसेंट एंसेस्टर कॉमन नहीं है, they have a different recent common ancestor। that's why lamprey and hagfishes अगर evolutionary point of phylogenetically देखें, they have a different recent common ancestor, but due to the jalis feature कि they don't have jaws, they are included in the agnatha, ठीक। इस वजह से एग्नेता को पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। वजह यह है कि इन दोनों का रीसेंट एंसेस्टर उसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि लैम्फ्रा का अपना एंसेस्टर, हैगफिशेस का अपना एंसेस्टर है। सो ऐसे ग्रुप्स को पॉलीफाइलेटिक इस वजह से कहते हैं। पॉली मीन मैनी, फाइलेटिक मीन मैनी फाइलोजेनी, यानी 2-3 एवोल्यूशनरी लाइन से अराइज हुआ होता है वो पूरा ग्रुप, ठीक, एक से नहीं। और ये पॉसिबल ही नहीं होता है। असल वजह इसकी बनाने की यानी ये गलत ग्रुप होते हैं इस सिस्टमेटिकली, लेकिन ये अर्जी तौर पे बनाए जाते हैं। मैंने आपको कहा विद ड्यू टू द इनसफिशिएंट नॉलेज और फ्यूचर स्टडीज़ के थ्रू इसकी क्लैरिफिकेशन करनी पड़ती है, तब पता चलेगा कि ये ठीक है या ठीक नहीं है, और फर्दर फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ट्रेस करके अंदाज़ा होता है इंसान यानी सिस्टमेटिक्स को कि ये जो हमने ग्रुप बनाया था ये गलत है। या आम इस्तिलाह में हम इस तरह यानी आम लिटरेचर में ये यूज़ कर सकते हैं, नॉन सिस्टमेटिकली नाइट एक्टिव प्राइमेट्स एग्नेता, इनकी सिस्टमेटिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट नहीं करते, ना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे होते हैं एग्जैक्ट नेचुरल, कि ये एक एंसेस्टर से डिराइव्ड है। स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि सिस्टमेटिक्स क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं सिर्फ इसलिए कि जो नेचुरल, जिस तरह नेचुरल एवोल्यूशन हुआ है, जिस स्टेप्स के थ्रू एक स्पीशी दूसरे से और दूसरे से फिर तीसरा और चौथा और इस तरह जिस तरतीब से एवोल्यूशन हुआ है उसी तरतीब के साथ हम ग्रुपिंग करें। तो एग्नेता, अब मैंने आपको बताया होमोलॉगस फीचर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जालिस सोना यहाँ पे लैम्फ्रे का विद नो जाज और हैगफिशेस का विद नो जाज, विदाउट जाज। तो ये एक सिमिलैरिटी है, लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअली एग्नेता का जो ग्रुप है जालिस फिशेस का, जिसमें लैम्फ्रेज आते हैं और हैग फिशेस आते हैं, तो इसमें एक्चुअली एनालॉगस फीचर्स आते हैं। मतलब जालिस जा ना होना ये एक एनालॉगस फीचर है लैम्फ्रे में और हैग फिशेस में, यानी इसकी वजह ये नहीं है कि एंसेस्टर में जाज नहीं थे। इस तरह थर्ड एग्जांपल, इंसेक्टिवोरा एक ऑर्डर है मैमल्स का, इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स का, जिसमें एंट ईटर्स आते हैं और मडीलोज आते हैं। तो अब इसमें टीथ के एब्सेंस और इंसेक्ट ईटिंग, ये इन फीचर्स की वजह से इसका ये ऑर्डर बनाया है, लेकिन ये ग्रुपिंग अभी स्टिल कंफर्म नहीं है कि दे हैव अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर और नॉट, यानी दे हैव अ डिफरेंट रीसेंट एंसेस्टर। तो ये लेटर ग्रुपिंग देखे, ये ज्यादातर एब्सेंस ऑफ कैरेक्टर, एब्सेंस ऑफ कैरेक्टर क्या है कि एग्नेता ग्रुप में लैम्फ्रेज और हैगफिशेस में क्या नहीं है, जाज नहीं है, तो इस वजह से इन दोनों को इकट्ठा एग्नेता ग्रुप में डाला है। तो एग्नेता इस लिहाज से पॉलीफाइलेटिक हुआ कि एक सुपरफिशियल एनालॉगस फीचर्स के बेस पे इसको अंदर रखा है। अदरवाइज रीसेंट एंसेस्टर लैम्फ्रे का अलहदा, हैगफिशेस का अलहदा। इंसेक्टिवोरा ऑर्डर ऑफ मैमल में, जिसमें टूथलेस विद नो टीथ, यानी एंट ईटर्स में भी टीथ नहीं होते, आर्मेडिलोज में भी टीथ नहीं होते।
इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स होते हैं, तो टीथ के एब्सेंस की वजह से इन दोनों को इकट्ठा इस ऑर्डर में रखा है। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंसेस्टर से अराइज हुए, इनकी ग्रुपिंग टूथलेस होने की वजह से इकट्ठी की गई है, इस इंसेक्टिवोरा में डाले गए। फर्दर फ्यूचर स्टडी चाहिए इसको कंफर्म करे कि इनके एंसेस्टर अलहदा है या डिफरेंट है, यानी ज़्यादातर तो ये अंदाज़ा है कि इनके एंसेस्टर अलहदा है, सिर्फ टूथलेस होने और इंसेक्ट ईटिंग हैबिट की वजह से इनको इकट्ठा इंसेक्टिवोरा में रखे हैं। तो इस वजह से नोट दैट दीज लेटर ग्रुप्स आर डिफाइंड बाय द एब्सेंस कैरेक्टर एंड दैट अल्तो रेडवुड ट्रीज। तो ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है कि एक हम कहते हैं कि ये कैरेक्टर इसमें एब्सेंट है और इस बेस पे हम ग्रुपिंग करें। तो एब्सेंस ऑफ कैरेक्टर के बेस पे ग्रुप्स बनाना ये ठीक नहीं है सिस्टमेटिकली। उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं कि ये जालिस है, लैम्फ्रेज और हैगफिशेस जालिस है, और इंसेक्टिवोरा में भी टीथ्स नहीं होते, तो फिर तो ट्रीज में भी जाज नहीं होते, सारे प्लांट्स में जाज नहीं होते, उसको भी इंक्लूड करें एग्नेटा में। क्लियर? तो ये एक गलत रास्ते के गलत व्यू देता है। एब्सेंस ऑफ कैरेक्टर के बेस पे हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते और वो ज़्यादा मौजू नहीं होता ऐसा ग्रुपिंग, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दोज टेक्सा। तो रेडवुड ट्रीज को भी फिर एग्नेटा में या इंसेक्टिवोरा में डाल दी, क्योंकि रेडवुड ट्रीज में भी जाज और टीथ्स नहीं होते, तो फिर इंसेक्टिवोरा में ट्रीज भी आने चाहिए, रेडवुड ट्रीज भी आने चाहिए, या एग्नेटा में भी ट्रीज आने चाहिए। ठीक, सारे ट्रीज, सिर्फ रेडवुड ट्री यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिए। इज इट क्लियर? तो इस वजह से पॉलीफाइलेटिक ग्रुप टेक्सोनॉमिकली दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर यूजलेस। सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल बेकार होते। आम लिटरेचर में हम अपने लिए कुछ नॉन सिस्टमेटिक ग्रुप्स वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं, या इनसफिशिएंट नॉलेज के बेस पे टेम्प्रेरी तौर पे बनाए जाते हैं। सर्च जब नॉलेज फर्दर फ्यूचर में क्लैरिफाई हो जाता है, डिटेल आ जाता है, तो इनकी फाइलोजेनी ट्रेस हो जाती है और इनको स्प्लिट किया जा सकता है अलग-अलग सेपरेट मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स में। क्लियर हुआ? आगे डायग्रामेटिकली पढ़ते, इसमें देखें ये जो हमने ऊपर पढ़ा ये प्राइमेट्स का क्लेडोग्राम दिया है। ठीक है, तो क्लेडोग्राम ऑफ द प्राइमेट, इसमें तीनों ग्रुप्स, येलो कलर का जो शेडेड पोर्शन और ग्रुप्स देख रहे हैं ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। स्काई कलर का जो आप देख रहे हैं इसमें लेमर्स, लोरिजिस और टर्जियर्स आते हैं, ये पैराफाइलेटिक है। और रेड जो दो ग्रुप्स आप देख रहे हैं, यानी रेड जो रीजन आप देख रहे हैं जिसमें दो पोर्शंस प्राइमेट्स आते हैं, लोरिजिस और टर्जियस, ये सारे अंदर सब ग्रुप्स है, टाइप्स है प्राइमेट्स की, लीमर्स, लोरिजिस, टार्जियस, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखें मोनोफाइली, पैराफाइली, पॉलीफाइली, ये तो मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया कि मोनोफाइली मीन मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाना, पैराफाइली जो पैराफाइलेटिक ग्रुप्स, पॉलीफाइली पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स। ठीक, हैविंग मोर देन वन एंसेस्टर। क्लेडोग्राम, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मैंने बताया सिस्टमेटिकली ये बिल्कुल गलत होते हैं, लेकिन आर्जी तौर पे बनाए जाते हैं ताकि फ्यूचर में इसको फिर मजीद स्टडी कर सके और क्लैरिफाई कर सके। क्लेडोग्राम ऑफ द प्राइमेट्स शोइंग अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप, द सिमियन ग्रुप। ये जो येलो शेडेड रीजन देख रहे हैं ये फुल जो आप देख रहे हैं ये प्राइमेट्स का क्लेडोग्राम है। ठीक, इसमें अंदर तीनों किस्म के टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, यानी कुछ जिसमें मंकीज आते हैं, और मंकीज में दोनों टाइप्स के मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, और एप्स और ह्यूमंस, ये चारों इकट्ठे ग्रुप्ड है, और उसमें इनका रीसेंट एंसेस्टर भी रखा है। रीसेंट एंसेस्टर यहाँ पे है, इस पॉइंट पे इनका रीसेंट, यानी इट वाज द फर्स्ट सिमियन प्राइमेट। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट सिमीफॉर्म प्राइमेट। और इससे आगे हम डिटेल की सिमीफॉर्म प्राइमेट क्या है उसके अपने फीचर्स है अलग-अलग, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, बस आप इस तरह इसको नोट करें कि सिमीफॉर्म्स प्राइमेट्स जो है ये ग्रुप, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे ये सारे आते हैं इसमें, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स, ह्यूमंस। तो ये मोनोफाइलेटिक है। अब प्ले आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें,
देख सकते हैं कि इनका रीसेंट एंसेस्टर ये, ठीक है, और बाकी सारे डिसेंडेंट इसमें मौजूद है। इसके सिमिफार्म एंसेस्टर, सिमिफार्म ग्रुप ऑफ प्राइमेट का ये फर्स्ट सिमिफार्म प्राइमेट था, तो ये एंसेस्टर हुआ इस सिमिफार्म ग्रुप का, और उसके सारे डिसेंडेंट न्यू वर्ल्ड मंकीज जिसमें आते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं, एप्स आते हैं और ह्यूमंस आते हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक। तो इस वजह से ये मोनोफाइलेटिक है, क्योंकि दे ऑल डिसेंड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर, और वो एंसेस्टर इसमें इंक्लूडेड है, और उसके साथ सारे उसके डिसेंडेंट भी इंक्लूडेड। अगर ह्यूमन मैंने अलहदा ग्रुप कर दिया होता, एक अलहदा सब ग्रुप ऑफ प्राइमेट सिमिफार्म से अलहदा किया होता, तो फिर ये सिमिफार्म ग्रुप यानी एप्स, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकी रह जाते हैं, तो ये फिर पैराफाइलेटिक कंसिडर होता, ना कि मोनोफाइलेटिक कंसिडर। तो ये सारे के सारे डिसेंडेंट उसके साथ उस ग्रुप में मौजूद है, इस एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट दे आर इंक्लूडेड बाय सिस्टमैटिस्ट इनटू दिस सिमिफार्म प्राइमेट ग्रुप। दैट्स व्हाई दिस सिमिफार्म प्राइमेट ग्रुप इज एक्चुअली मोनोफाइलेटिक इन नेचर, और ये मोनोफाइली फॉलो करता है, ठीक है। स्काई कलर का जो पोर्शन है उसमें कौन से ग्रुप्स आते हैं, तीन प्राइमेट्स के, लीमर्स आते हैं, लोरेजेस आते हैं और टार्जियर्स आते हैं। इसके अंदर फिर स्पीशीज है ज्यादा, लेकिन ये जनरल कॉमन नेम्स वाले ग्रुप्स है प्राइमेट्स के, लीमर्स, लोरेजेस, टार्जियर्स। लीमर्स अगर आप देखें तो लोरेजेस और टार्जियस। अब ये पैराफाइलेटिक किस तरह है, तो पैराफाइलेटिक इस तरह है कि यहाँ पे जो एंसेस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉमन एंसेस्टर फॉर दीज ऑल प्राइमेट्स, ठीक है। ये यहाँ पे जो एंसेस्टर है, लेट्स है ये ए मैं कह देता हूं और ये बी, तो एंसेस्टर ए is the ancestor for lemurs, lorises, tarsius, but it is also the ancestor of these simiform primates. क्या ए ancestor नहीं है इनका, ह्यूमंस का, एप्स का, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का और न्यू वर्ल्ड मंकीज का, है ना। बी भी इसका है, लेकिन बी इज रीसेंट एंसेस्टर वाइल ए इज ओल्डर एंसेस्टर। लेकिन ठीक, हमने प्रोसीमी ग्रुप ऑफ एंसेस्टर, जिसमें ये आते हैं प्रोसीमी ग्रुप ऑफ एंसेस्टर, जिसमें लीमर्स, लोरेजेस, टार्जियर्स और क्या आते हैं, ये सब, ठीक, लीमर्स, लोरेजेस, टार्जियर्स आते हैं, और इसके साथ ये एंसेस्टर। तो ये एंसेस्टर लीमर का भी एंसेस्टर है, लोरेजेस का भी एंसेस्टर है, टार्जियर्स का भी एक रीसेंट एंसेस्टर है, लेकिन यानी इन ये डिसेंडेंट्स है इस ए एंसेस्टर के, लेकिन इस प्रोसीमिफार्म जो स्काई कलर शेडेड रीजन है जिसमें ये तीन ग्रुप्स आते हैं, ये वाला, ठीक, ये वाला, लोरेजिस, टार्जियस, ये सब आते हैं। तो इस तीनों के अलावा भी इस एंसेस्टर ए के डिसेंडेंट है, और वो कौन से है, ये सारे न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स, ह्यूमंस, ये सारे है ना। तो इस वजह से ये पैराफाइलेटिक हुआ। पहले हमने पढ़ा कि पैराफाइलेटिक वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो एक रीसेंट एंसेस्टर रखता है और उसके साथ कुछ डिसेंडेंट उसके साथ मौजूद हो उसमें, लेकिन सारे के सारे डिसेंडेंट मौजूद नहीं होते, बल्कि कुछ डिसेंडेंट बाहर होते उस ग्रुप से। तो प्रोसीमियंस जो प्राइमेट्स है, ये देखिए द पैराफाइलेटिक ग्रुप, यहाँ पे ये पैराफाइलेटिक है। द प्रोसीमियन इन ब्लू इंक्लूडिंग द रेड पैच, ये भी आता है, ठीक है उसमें, लेकिन रेड पैच क्या है वो आगे पढ़ रहे हैं। तो पैराफाइलेटिक ग्रुप यहाँ पे प्रोसीमियंस प्राइमेट्स का ग्रुप है। वजह उसकी क्या है कि इसमें एंसेस्टर है और उसके डिसेंडेंट्स है, लेकिन कुछ डिसेंडेंट इस प्रोसीमियन प्राइमेट ग्रुप से बाहर है, वो सिमिफार्म ग्रुप में अलहदा रखे है। तो इस वजह दीज आर आल्सो द डिसेंडेंट ऑफ दिस एंसेस्टर ए, दैट्स व्हाई दिस ग्रुप प्रोसीमी प्राइमेट ग्रुप becomes paraphyletic,
due to the exclusion of these descendant of this ancestor from this group prosimian primate। ठीक, यानी सीमीफार्म अगर मैं इसमें डाल दूं और ई की ग्रुप इस सब का बना दूं तो फिर एंसेस्टर ए के साथ उस ग्रुप में क्या आ गए, ये सारे इसके डिसेंडेंट है, ये जो येलो वाले है ये भी, तो फिर ये पैराफाइलेटिक नहीं होगा। और इसको मैं प्रोसीमी ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स कहूँ तो फिर ये क्या नहीं होगा, फिर ये पैराफाइलेटिक से स्विच कर गया मोनोफाइलेटिक में, क्योंकि अब इस एंसेस्टर ए के सारे डिसेंडेंट प्रोसीमियन ग्रुप ऑफ प्राइमेट में इंक्लूडेड है उसके साथ। लेकिन जिस तरह ये डायग्राम बनाया गया है इसमें प्रोसीमियन एंसेस्टर में प्रोसीमियन प्राइमेट्स ग्रुप में ये जो सीमीफार्म ग्रुप ऑफ प्राइमेट है ये अलहदा ग्रुप बनाया है, हालांकि ये डिसेंडेंट है इसी एंसेस्टर के यहाँ पे जो प्राइमेट का एंसेस्टर है, लेकिन उसके अलहदा ग्रुप और इसका अलहदा ग्रुप। तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये लीमर्स लोरेसिस टर्जियस का जो ग्रुप है जिसको कंबाइनली प्रोसीमी प्राइमेट्स कहते हैं या प्रोसीमियंस प्राइमेट कहते हैं, तो ये पैराफाइलेटिक बन गया। एंड अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप द नाइट एक्टिव प्राइमेट्स द लोरेसिस, ये देखे फिर इस पैराफाइलेटिक के अंदर हमने जनरली एक ग्रुप जिसको हम नाइट एक्टिव यानी प्राइमेट्स में से ये दो नाइट एक्टिव होते हैं, लोरेसिस और टर्जियस, दे आर नाइट एक्टिव प्राइमेट्स ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स। तो इसको एक ग्रुप के अंदर जिस आमतौर पे हम कहते हैं वो उस ग्रुप का नाम क्या है, नाइट एक्टिव प्राइमेट्स, ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये प्राइमेट्स में से रात के वक्त एक्टिव रहते हैं, इस वजह से इस फीचर की वजह से जो एक एनालॉगस फीचर है, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर की वजह से नहीं है, क्योंकि इनके एंसेस्टर अगर नाइट एक्टिव होते तो फिर लीमर भी नाइट एक्टिव होते। सिर्फ लोरेसिस और टर्जियस नाइट एक्टिव है, लेकिन ये पॉलीफाइलेटिक इसको हम एक ग्रुप में रख देते हैं, उस ग्रुप को नाम क्या कहते हैं, नाइट एक्टिव प्राइमेट्स कहते हैं। तो अब नाइट एक्टिव प्राइमेट ग्रुप पॉलीफाइलेटिक इस वजह से क्योंकि इसका रीसेंट एंसेस्टर ये है, इस पॉइंट पे लीमर्स के साथ शेयर है और इसका रीसेंट एंसेस्टर यहाँ पे है। ठीक, सो दे आर नॉट शेयरिंग अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, यानी ये तब होता कि अगर इस लीमर की जगह टर्जियर्स होते और फिर हम इस दो को यानी लोरेसिस और टर्जियस, ये टर्जियस यहाँ पे लिख दे और लीमर्स यहाँ पे लिख दे और फिर लोरेसिस और टर्जियर्स का हम ग्रुप बनाते तो फिर ये क्या होता, मोनोफाइलेटिक होता ना कि पॉलीफाइलेटिक, क्योंकि दे विल शेयर दिस रीसेंट एंसेस्टर इफ हियर वी राइट टर्जियस। लेकिन एक्चुअली इस तरह है कि लोरेसिस और टर्जियस दे आर नॉट शेयरिंग अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, दैट्स व्हाई दे द ग्रुप in them together, the group formed of these two loresis tertius is considered as polyphyletic because ये नाइट एक्टिव रहते हैं लेकिन रीसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं शेयर करते। ठीक, इस तरह ये रिप्टिलिया का हमने पढ़ा कि रिप्टिलिया पैराफाइलेटिक है। तो रिप्टिलिया किस तरह पैराफाइलेटिक है, इसमें देखिए यहाँ पे ये ग्रेन शेडेड रीजन जो है ये सारे रेप्टाइल्स है, रेप्टिलिया ग्रुप में आते हैं। चिलूनिया में टर्टल्स आते हैं, इस तरह लिपिडोसारिया, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स वगैरह क्रोकोडिलिया में आते हैं और लिपिडोसारिया एक ग्रुप है। ठीक, तो ये सारे आर्क्योसारिया, डायप्सिडा, ये सब क्या है, शेडेड रीजन में ये जो टिप पे लेके चिलूनिया, लिपिडोसारिया, क्रोकोडिलिया ये सारे रेप्टाइल्स है। क्लियर हुआ, इसमें स्नैक्स, लेजर्ड्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स ये सब आते हैं। लेकिन अब मुझे बताएं कि रेप्टाइल्स का एंसेस्टर अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, दिस वाज द फर्स्ट रेप्टाइल हियर। ठीक है, तो इससे इवॉल्व हुए हैं, मैमल्स भी ओरिजिनेट हुए, चिलूनिया भी ओरिजिनेट हुए, लिपिडोसारिया जो ये तो रेप्टाइल्स है, ये तीनों रेप्टाइल्स कंसिडर होते हैं। ठीक है, मॉडर्न रेप्टाइल्स यानी ये मौजूद है। लेकिन अब मुझे बताए यहाँ पे एंसेस्टर ए, मैं लिख देता हूँ कि लेट्स से दिस इज ए एंसेस्टर, और इन सब के लिए ये मैमल्स का एंसेस्टर है या नहीं। ए इज द एंसेस्टर डेफिनेटली ऑफ ए मैमिलिया। ए इज आल्सो द एंसेस्टर ऑफ एविस बर्ड्स क्लास। तो क्लास एविस हम अलहदा बनाते हैं, मैमिलिया हम अलहदा बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन स्टिल क्लास रिप्टिलिया में इसका हमने इंक्लूड नहीं किया। क्लास एविस अलहदा क्लास, मैमिलिया अलहदा क्लास,
और रेप्टिलिया अलहदा क्लास। तो इस वजह से रेप्टिलिया पैराफाइलेटिक कंसिडर होता है क्योंकि उसमें हमने उसका एंसेस्टर और कुछ डिसेंडेंट डाले हैं। इस एंसेस्टर के कुछ डिसेंडेंट जो चिलूनिया है, इपिडोसारिया है, क्रोकोडिलिया है, ये तो डाले हैं ना, ये डाले हैं, इसमें इंक्लूडेड है, यानी मॉडर्न टर्टल्स, रेजर्ड्स, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन इस एंसेस्टर ए के जो कुछ डिसेंडेंट है जो बर्ड्स के शक्ल में है और मैमल्स के शक्ल में है, दीज आर द डिसेंडेंट ऑफ दिस एंसेस्टर, क्योंकि ये देखे ये डिसेंड हुए इससे, ठीक है। ये लाइन जब ये अनकट होता है और कंटिन्यूस होता है, इट मीन्स कि यहाँ से ये डायरेक्ट इवोल्यूशन हुआ है। तो ए एंसेस्टर के कुछ डिसेंडेंट्स बर्ड्स है और मैमल्स है। तो मैमल्स को हमने क्लास रिप्टिलिया में तो नहीं रखा ना, और ना एविस को रखा है बर्ड्स को, उसके बल्कि अलहदा क्लासेस बनाए हैं। तो इस वजह से क्लास रिप्टिलिया बिकम पैराफाइलेटिक बिकॉज some of the descendants which are mammals and aves are not included in the class reptilia, ठीक। इस वजह से क्योंकि इस रेप्टाइल्स का जो एंसेस्टर है, यानी यहाँ पे मैंने ए लिया, वो फर्स्ट रेप्टाइल था, उसके सारे डिसेंडेंट इसके अंदर हमने नहीं रखे क्लास रिप्टिलिया में, बल्कि कुछ डिसेंडेंट बाहर है, मैमिलिया और एविस। इस वजह से ये फिर पैराफाइलेटिक रहता है। अगर मैमिलिया और एविस को मैं इंक्लूड करूँ तो रिप्टिलिया फिर या जनरली सिस्टमैटिस इसको अंदर ही कंसिडर कर देते कि सब क्लास मैमिलिया, सब क्लास एविस और सब क्लास रेप्टाइल और सुपर क्लास रिप्टिलिया कर देते। तो फिर ये सुपर क्लास क्या हुआ, ये मोनोफाइलेटिक बन गया क्योंकि उसमें ये सब आ जाएंगे, ठीक। तो इस वजह से ये मोनोफाइलेटिक, क्योंकि उसका एंसेस्टर और उनके सारे डिसेंडेंट उसमें आ जाएंगे, लेकिन अंदर 3 सब क्लास बना दिए, ठीक है। ये तो ऐसे केस में फिर मोनोफाइलेटिक। एमनियाटा ग्रुप जो है ये मोनोफाइलेटिक है। एमनियाटा किसे कहते हैं, वो सारे टेट्रापोड्स जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन मौजूद हो। ड्यूरिंग डेवलपमेंट उनमें एमनियन एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अपीयर होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द यंग वन, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, ठीक है। तो एमनियाट मोनोफाइलेटिक है क्योंकि एमनियाटा में 3 बड़े ग्रुप्स आते हैं, मैमिलिया, एविस और ये 3 रेप्टाइल्स जो ग्रीन रीजन है शेडेड, ठीक है। तो ये रेप्टिलिया हुए, ठीक है। तो इसमें एमनियाटा इज मोनोफाइलेटिक बिकॉज इट इंक्लूड्स मैमिलिया एंड एविस एंड रेप्टाइल्स, यानी इस ए एंसेस्टर जो एमनियाट का एंसेस्टर है उसके सारे डिसेंडेंट उसके साथ एमनियाटा ग्रुप में अंदर हमने रखे। इसको हम इस वजह से एमनियाटा को मोनोफाइलेटिक कंसिडर करते हैं और इस क्लैड को मोनोफाइलेटिक कहते हैं, ठीक। और क्लैड एमनियाटा कहते हैं, लेकिन क्लैड रेप्टिलिया नहीं कह सकते क्योंकि क्लैड रेप्टिलिया में कुछ चीजें एब्सेंट है, ठीक। एक और डायग्राम जिसके थ्रू ये तीनों किस्म के ग्रुपिंग्स मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक मेंशन्ड है, ठीक है। इसमें आप देख सकते इजीली कि अगर एक लाइन हो, यानी इन सब को मैं एक ही ग्रुप बनाऊं इससे, तो ये मोनोफाइलेटिक। लेकिन अगर इसी लीनेज के मैंने कुछ ले लिए, 3, 4, 5 स्पीशी ले लिए और इसका ग्रुप बना दिया, तो फिर ये पैराफाइलेटिक। वजह क्या है कि 2 और 1 इसी एंसेस्टर की डिसेंडेंट है, सॉरी ये यहाँ से, यानी ये मैंने बना दिया तो ये पैराफाइलेटिक क्योंकि 2 और 1 बाहर है इस ग्रुप से। ये सिस्टमैटिक असल में बनाते हैं, नेचुरली नहीं होते ऐसे ग्रुपिंग। तो अगर सिस्टमेटिक एक ग्रुप ऐसा बना देते हैं कि उसमें इसका एंसेस्टर और उसके सारे डिसेंडेंट मौजूद हो, तो फिर इसको मोनोफाइलेटिक कहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी टैक्सोनॉमिस्ट का, सिस्टमेटिस्ट का यही होता है। लेकिन बाज़ जगहों पे अगर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, फुल एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, शजरा नसब पूरा मालूम नहीं है, तो फिर मजबूरन वो पैराफाइलेटिक ग्रुप बनाते हैं और या पॉलीफाइलेटिक बनाते हैं, वरना फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो मोनोफाइलेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो पैराफाइलेटिक जब ये बना देते और कुछ ग्रुप्स को अलहदा कर देते, कुछ स्पीशी को अलहदा कर देते उस एंसेस्टर के
यानी उसी ग्रुप में नहीं रखते, कुछ डिसेंडेंट अलहदा ग्रुप कर देते तो एक ग्रुप फिर पैराफाइलेटिक बन गया। और पॉलीफाइलेटिक मैंने बता दिया कि ऐसे 2-3 या ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ को इकट्ठा करना एक ग्रुप में जो अनरिलेटेड हो, जो एंसेस्टर शेयर नहीं करते कॉमन रीसेंट एंसेस्टर, बल्कि डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं उनके, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स कहते हैं।